नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों के सफरनामे पर। हम सुन रहे हैं हजारों ख्वाहिशें। अब तक आपने सुना एक प्यार जो धीरे धीरे आदत बना, फिर जरूरत और अब एक सपना भी, जहां ख्वाहिशें सिर्फ दिल तक सीमित नहीं रही बल्कि जिम्मेदारियों से टकराने लगी हैं, जहां मोहब्बत के साथ साथ भविष्य के सवाल भी जन्म लेने लगे हैं। पिछले भाग में एक भरोसा मिला, एक नई राह दिखी और जिंदगी ने जैसे पूछा, अब आगे क्या? तो आइए इन्हीं सवालों, इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं ख्वाहिशों के साथ आगे बढ़ते हैं। हजारों ख्वाहिशें, भाग 6। आओ मीलों चले। हमारे इश्क की पहली सालगिरह आने को थी। दोनों के सेमेस्टर एग्जाम्स हो चुके थे। सोचा कॉलेज से छुट्टी लेकर वीकेंड पहाड़ों पर बिताया जाए, जहां जाने की बातें वह अक्सर किया करती थी। शुक्रवार शाम को हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर ISBT कश्मीरी गेट पहुंच गए। सवारियां कतार में इस इंतजार में खड़ी थीं कि कब कोई गाड़ी आए और उन्हें यहां से कहीं दूर ले जाए। हम भी उसी कतार में शामिल हो ली। प्लान आसान था। पहली बस जिस हिल स्टेशन की आएगी हम वहीं निकल लेंगे। देर तक इंतजार करने के बाद आखिर एक बस आई। लिखा था देहरादून। हम लाइन से अलग होकर बस की तरफ दौड़ लिए। बाकी लोग अभी भी अपनी बस के इंतजार में खड़े थे। शायद जब पता ना हो कहाँ जाना है, राह आसान हो जाती है और मजेदार भी। रास्ते में बस एक ढाबे पर रुकी। ढाबे की दीवारों पर शेरो शायरी लिखी थी और एक पर तो बाकायदा गालिब को क्रेडिट भी दिया गया था। गालिब के नाम से ऐसे छिछोरे शेर अक्सर हाईवे के ढाबों और ट्रक के पीछे स्लैंग्स के तौर पर लिखे दिखाई दे जाते हैं, या फिर एक क्वार्टर पीने के बाद शराबी के मुंह से। उस ढाबे पर आलू के परांठे के साथ ताज़ी दही, चटनी और घर का बना सफेद मक्खन सर्व किया गया। गाड़ी चली तो कंडक्टर ने बत्ती बुझा दी और टीवी पर कयामत से कयामत तक चला दी। बाकी मुसाफिर खाकर मस्त सो गए। हम बस में जागते हुए पिक्चर देखते रहे। तुम्हें पता है क्या? मैंने उसके कान में कहा, मेरा बचपन का सपना है घर से भागकर शादी करना। कितना रोमांटिक होगा ना? हम समाज के सताए प्रेमियों की तरह घर से भागकर किसी हिल स्टेशन जा रहे हो और बस में बैठे यही गीत गुनगुना रहे हो। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। बस एक जरा साथ हो तेरा, उसने मेरे हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहा। फिर कुछ देर कुछ सोचा और कहा, चलो ना भाग चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन है। क्या? घर वालों से डरते हो? नहीं, उन्हें चोट पहुंचाओगे तो बुरा लगेगा। बहुत प्यार करते हो। नहीं, उल्टा है। मतलब? उसने हैरत में पूछा। वह बहुत प्यार करते हैं, भागने नहीं देंगे, मान जाएंगे। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारे सपने मेरे घर वाले पूरा कर देंगे। सच? उत्साहित होते हुए मैंने कहा। तुम भी ना? ये भी कोई खुश होने की बात है? उल्लू। अच्छा ये बताओ तुम्हारी कास्ट क्या है? चिंतित होकर उसने पूछा। ये कहाँ से आया? बताओ तो। पंजाबी हूं, मैंने जवाब दिया। वो तो पता है, पर कास्ट क्या है? ये सब नहीं होता हमारे यहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? घर पर पूछो, तुम रिजर्वेशन कैटेगरी में तो नहीं आते? उसने घबराते हुए पूछा। नहीं, आता तो IIT में ना होता। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। और तुम ब्राह्मण भी नहीं? नहीं, वो तो तुम हो। वैश्य भी नहीं? हाँ, थोड़ी कंजूसी करता हूँ, पर बनिया नहीं हूँ। फिर क्षत्रिय? हो सकता है। हाँ, क्षत्रिय ही हो, तभी इतना लड़ते हो। मेरी टांग खींचते हुए उसने कहा। तुम भी ना? मजाक कर रही थी। कभी कभी डर लगता है, घर पर प्रॉब्लम हो सकती है। पापा का तो बस ये है कि कोई डॉक्टर या IAS देख के इसकी शादी करा दो। इंजीनियर नहीं चलेगा? नहीं, सोसाइटी में रेस्पेक्ट नहीं है। उसने फौरन जवाब दिया। पापा तो गुनाहों का देवता के डॉक्टर शुक्ल के समान सोच रखते हैं।
शादी उनके लिए सांस्कृतिक और सामाजिक संतुलन और समानता की परिभाषा है। उनका बस चले तो जातीय दृष्टिकोण को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी कर दें। मुझे उसने समझाया, कोई हल तो निकाल ही लेंगे, अभी बहुत टाइम है। पर हमें तैयार रहना होगा। मेरे सीने पर अपना सर रखते हुए वह बोली। कुछ ही देर में वह सो गई। मैं उसे सोते हुए देखता रहा। कितना सुकून था उसके चेहरे पर। देखते ही देखते सुबह भी हो गई। बाहर घना सफेद कोहरा था, ऊपर से कड़ाके की ठंड। देहरादून आते ही देवदार के लंबे ऊंचे तिकोने पेड़ हमारे स्वागत में खड़े मिले। बस स्टैंड पर उतरकर हमने मसूरी के लिए टैक्सी ढूंढी। जैसे ही टैक्सी थोड़ा आगे बढ़ी, पहाड़ दिखाई देना शुरू हो गए। लाल रंग का बड़ा सा गोला ऊपर नीले आसमान में बस उगा ही था। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हमारे बिल्कुल नीचे बड़ी गहरी सी खाई थी। खाई में घना सा जंगल। हम खिड़की से झांककर पंछियों को खुली हवा में उड़ता देख रहे थे, मानो उनके साथ हम भी उड़ ही रहे थे, बादलों को चीरते हुए। हम मसूरी पहुंचकर सबसे पहले होटल की तलाश में निकले। मॉल रोड पर ही कहीं एक ठीक-ठाक बजट होटल मिल गया। मेरी नज़र वहां हर आने जाने वाले टूरिस्ट और स्टाफ पर थी। यूं तो वहां हमारी ही तरह और भी कपल्स थे, पर डर था कि कहीं कोई होटल जब वी मेट के डिसेंट होटल टाइप न निकल जाए। कमरे में घुसते ही दोनों बिस्तर पर बेसुध होकर फैल गए। दोपहर में उठे और मॉल रोड घूमने निकल लिए। उसने सड़क किनारे एक हैंडीक्राफ्ट स्टोर से एक डरावना सा तिब्बती मुखौटा खरीदा और फिर रास्ते भर जो भी बच्चे मिलते उन्हें डराती रही। हमेशा की तरह मैं अपने मन के कैमरे से उसकी तस्वीरें खींचता रहा, फूलों को अपने गालों पर सहलाते हुए, रास्ते में अपनी माँ से बिछड़े किसी मासूम बछड़े को गले लगाते हुए, किसी थकी हुई बूढ़ी सी अम्मा के चेहरे पर ताजी मुस्कान लाते हुए, किसी दुकानदार से 2 रुपए के लिए मोल भाव करते हुए। वहां एक बुक स्टोर पर रस्किन बांड कहानी सुनाने आए थे, जिसके साथ अपने बचपन की दोपहरें बिताई। उसे यूं साक्षात कहानी पढ़ते सुना तो बहुत अच्छा लगा। फिर एक खूबसूरत से कैफे में हमने कॉफी और वॉलनट पाई का आनंद लिया। लगा कि कभी कोई कहानी लिखने का मन करे तो खुद को इस कैफे में बैठा ही इमेजिन कर लूं, इस पहाड़ी हवा को महसूस करूं। चाय की चुस्की के साथ मैं आज भी कभी मन की खिड़की से कूदकर मसूरी के उस कैफे में जाकर बैठ जाता हूँ और अपनी उस लाल डायरी में कुछ लिखने लगता हूँ। अगले दिन जब हम सोकर उठे तो देखा हर तरफ सफेद रंग की रजाई ओढ़े पहाड़ हमारी ही तरह ठंड से कंपकपाते नजर आ रहे थे। बाइक पर सवार हम सनराइज देखने हिलटॉप के लिए निकल गए, बादलों की भीड़ में से पवन की तरह गुजरते हुए। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मानो एक अंतहीन लंबा सफर हो, बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक, जीरो से इन्फिनिटी तक। न शुरुआत में कुछ था और न अंत में कुछ होगा। मंजिल तो सिर्फ सड़क किनारे पड़ा एक छोटा सा मील का पत्थर है। मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में हम अक्सर राह में खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हम भी अपनी मंजिल की परवाह किए बिना जिंदगी भर इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर एक साथ चलना चाहते थे। आखिर जो मजा रास्तों में है, मंजिल में कहाँ। पहाड़ पर थोड़ा चढ़ने के बाद देखा तो दूर किसी क्षितिज पर सुनहरे रंग की माला पहने आसमान मानो घंटे भर से पोज बनाकर खड़ा था कि कोई आए और तस्वीर ले जाए। सूरज अकेला आया था सुबह। धूप की शायद तबीयत ठीक नहीं थी। सनराइज देखने के बाद हम ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। साथ में तरह तरह के लोग थे। कोई फैमिली के साथ आया था, कोई दोस्तों के साथ, तो कोई अपने हनीमून पर। एक मोहतरमा थी जीन्स टॉप पहने हुए, जिन्हें इस बात में काफी इंटरेस्ट था कि हम लोग कौन हैं। हमसे तो नहीं पर बार बार अपने पतिदेव के कानों में फुसफुसाकर यही बात पूछे जा रही थी। शायद नई नई शादी हुई थी, हथेली पर मेहंदी रचाए और हाथों में चूड़ा पहने पाउट करके सेल्फी भी ले रही थी। कोई क्या सोच रहा है या कह रहा है,
कौन सा हमें इस बात से रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला था। हम उन सबको पीछे छोड़ अपने ही रास्ते चलते चले। कितना आसान है भीड़ बन जाना, दूसरों की कहीं मान लेना। भले ही कितनी मुश्किल आए, पर मन को सुकून वही राह देती है जो खुद तलाशी जाए। थोड़ी दूर चलते ही कुछ घोड़े वाले मिले। सोचा कि हम भी किसी चक्रवर्ती सम्राट की तरह अपने अश्वमेध के घोड़े को दौड़ा ले चले। मेरी घोड़ी का नाम था पारो और उसके घोड़े का नाम देव। वह भी रानी झांसी बनकर फट से घोड़े पर बैठ गई। मुझे हालांकि घोड़ी पर बैठाने के लिए 2 लोग बुलाए गए। प्रैक्टिस कर लो, शादी में कैसे बैठोगे? मेरा मजाक उड़ाते हुए वह बोली। चिंता मत करो, एम्बेसडर में आऊंगा, मैंने फौरन जवाब दिया। घोड़े वाले ने हमें सड़क किनारे लगे पेड़ों से सेब तोड़कर खिलाए। कश्मीरी सेब की तरह लाल और मीठे तो नहीं, पर इनका अपना एक खट्टा मीठा मिजाज था। इन्हीं फलों पर ऑर्गेनिक का लेबल चिपकाकर खान मार्केट में 10 गुना दाम में बेचा जा सकता था। घोड़े वाले को जब पता चला कि हम दिल्ली से आए हैं, तो उससे रहा न गया। दिल्ली कोई रहने की जगह है, घोड़े वाले ने कहा। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, पर यहाँ देखो, आसमान नीला होता है, पत्ते हरे होते हैं, हवा और पानी का कोई रंग नहीं होता। दिल्ली में तो हवा से लेकर यमुना सब कुछ काला ही नजर आता है, लोगों के दिलों की तरह। घोड़े वाले ने शायद दिल्ली वाला समझकर हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया था। शाम को जब हम होटल की तरफ वापस जा रहे थे तो रास्ते में आईएएस एकेडमी दिखी। अरे रुको रुको रुको, बिल्डिंग के गेट के बाहर लगा बोर्ड देखकर वह चिल्लाने लगी। चलो तुम्हारा फोटो लेते हैं। अरे क्या बचपना है यह सब, मैंने चिढ़ते हुए कहा। चलो ना प्लीज, आखिर वह बाइक रुकवाकर ही मानी। LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा तो ये है पूरा नाम। बड़े ध्यान से बोर्ड को पढ़ते हुए वह बोली। चलो सामने खड़े हो जाओ, कहकर वह गार्ड को कैमरा पकड़ाने चले गई। गार्ड भैया बस एक फोटो प्लीज, गार्ड को कैमरा थमाते हुए उसने कहा। चलो स्माइल, कैमरा में देखकर मुस्कुराकर वह बोली। फिर दौड़ पड़ी गार्ड के पास फोटो देखने के लिए। इतनी थकी सी हंसी, जैसे मुस्कुराकर भी दुनिया पर कोई परोपकार कर रहे हो। ठीक से हंसना अब। उसने मुझे आदेश दिया और गार्ड को विनती करते हुए बोली। गार्ड भैया एक और फोटो लीजिए प्लीज। गार्ड अब थोड़ा गुस्सा हो रहा था। आसपास देखने वालों की भीड़ भी जुट गई थी। जल्दी करो, एम्बैरेसिंग लगता है, उसके कान में मैंने कहा। अभी से ठाठ तो देखो बाबू के, मुझको ताव दिखाते हुए वह बोली। उतने में वहां का सिक्योरिटी इंचार्ज आ गया। मैडम, यहाँ पर तस्वीरें खींचना मना है, आप जाइए, गार्ड गुस्सा होते हुए बोला। चलो ना प्लीज, फोटो ले तो ली, मैंने समझाते हुए कहा। पर वह मेरी एक न मानी, सीधा जाकर गार्ड से भिड़ गई। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप, क्या समझते हो यह भी 2-3 सालों में यहीं आने वाले हैं, देखना। उसे जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाना पड़ा। बस चलता तो वहीं गार्ड को थप्पड़ जड़ देती। अगली बार आएंगे तो सीधा अंदर ही जाएंगे, गार्ड को धौंस दिखाते हुए उसने कहा। उसकी आंखें गुस्से से चमचमा उठी। उस गुस्से में एक अदम्य विश्वास था। मैंने वह चेहरा अपनी आंखों में कैद कर लिया। उसकी ख्वाबों से चमचमाती हुई आंखों ने मुझे उसकी शदीद ख्वाहिश का एहसास करा दिया था। सोचा कि अगर कभी पढ़ाई से मन उचट जाए तो उसका यह चेहरा याद कर लूंगा। अगली सुबह वापस निकलना था। उसकी जिद थी कि रात को उसे हिल टॉप वाले रिजॉर्ट में रुकना है। अब मेरी मजाल है कि उसने कोई गुजारिश की और वह पूरी न की जाए। देर शाम हम हिल टॉप की तरफ निकल पड़े। जब तक पहुंचे घुप अंधेरा छा चुका था। आसमान में लटका था चांदी का लालटेन, टिमटिमाते तारे, झिलमिल सी चांदनी, डब डब जलते बुझते हवा में उड़ते बैंगनी, लाल, नारंगी रंग के जुगनू। आसमान, ये वादियों, ये सितारे, सब कितना हसीन लग रहा था।
शहर खर्राटे लेकर सोता रहा। हम दोनों पहाड़ की चोटी पर देर तक बैठे बतियाते रहे, तारों को आपस में मिलाकर अपना नाम आसमान के कैनवस पर लिखते रहे। धीरे धीरे बोतल में वोडका कम होती गई और उसकी बातें बढ़ती गईं। कुछ देर में वेटर हमारे लिए चाय और पकौड़े लेकर आया। बताओ, एक चाय के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े? सोचो, आईएएस बन जाओगे तो लोगों से यह सब रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत रेस्पेक्ट होती है। तुम जानते नहीं, छोटे चाचा है ना फॉरेन सर्विस में। पकौड़ा मुंह में भरकर वह बोली। मैं उसे देखकर बस मन ही मन हंसता रहा। तुम मेरी बातों को सीरियसली लेते ही नहीं। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं। देखो, मैं बता रही हूँ, दिल्ली के प्रदूषण में तो मेरी सांसें उखड़ जाती हैं। न तो वहां रात में तारे दिखाई देते हैं और न दिन में ट्रैफिक के शोर के बीच किसी पंछी की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। बस सोच लिया, मुझे नहीं रहना दिल्ली। यहाँ की हवा कितनी सच्ची है, तुम्हारी आंखों की तरह। तुम न उत्तराखंड कैडर ले लेना। सोचो, नीला आसमान, पहाड़ों के बीच से उगता सूरज, बादल के गुच्छों से छन कर आती हुई किरणें, पहाड़ के माथे पर से निकलता एक झरना जो बहते हुए आ पहुंचे एक तालाब बनकर। वहीं जंगल के बीच हो हमारा एक घर। एकदम जंगल भी नहीं, मतलब जंगल से थोड़ा दूर। शेरवेर से तो मुझको डर लगता है। ठीक है। और और मैं क्या कह रही थी? थोड़ा याद करके उसने फिर अपने हंसी सपनों को आगे बढ़ाया। हाँ, घर के आसपास हो एक बगीचा जिसमें लगे हो नन्हे से कई पौधे, जिन पर सतरंगी तितलियां मंडरा के कोई प्रेम गीत गाती हो। तुम हंस रहे हो, बच्चों की तरह रोने की एक्टिंग करते हुए उसने कहा। मैंने इतनी नहीं पी। आई जस्ट हैड 2 शॉट्स, दैट्स इट। खुद तो पीनी नहीं, मुझे भी नहीं पीने दे सकते, बेवकूफ कहीं के। मुंह फुलाते हुए पहले तो थोड़ा दूर दूर जाकर बैठ गई, फिर पल भर में मेरे करीब आ गई। अच्छा सुनो ना, इधर आओ, टेक मी इन योर आर्म्स। अपनी बाहें फैलाते हुए वह बोली। मैंने उसका हाथ कस के थाम लिया। उसका सर मेरे कांधे पर था और मेरे हाथ उसके हाथों में। चांद, तारे सब मानो हमें ही देख रहे हों। चांदनी उसके चेहरे पर छलक रही थी। मेरी आंखों में झांकते हुए वह बोली, हम न इन्हीं पहाड़ों में कहीं घोंसला बना लेंगे। रात भर इन सितारों को टिमटिमाते देखेंगे। कोई टूटता तारा दिखे भी तो कुछ और नहीं मांगेंगे। सुबह हम लोग वापस दिल्ली के लिए निकल पड़े। उन वादियों को अलविदा कहने का मन ही न किया। उसकी आंखों में अभी भी नशा था और बातों में भी। मैं क्या कल बहुत ज्यादा बोल रही थी? मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए वह बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनो, अगर घर पे कोई नहीं माना तो? उसने चिंता व्यक्त की। भाग जाएंगे और क्या। बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट आवर कल्चर। क्या बात करती हो? शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कन्या तैयार हो पर घर वाले न माने तो कन्या को भगाकर शादी कर लो। कुछ भी, मैं सब जानती हूँ। अपनी बेतुकी बात सिद्ध करनी हो तो कह दो शास्त्रों में लिखा है। अरे सच में, गंधर्व विवाह की परंपरा तो हजारों सालों से चली आ रही है। दुष्यंत और शकुंतला भी तो प्रेम बंधन में बंधे। सोचो, अगर उन्होंने लव मैरिज न की होती तो यह भारतवर्ष ही न होता। अच्छा, और फिर दुष्यंत की ही तरह तुम भी मुझे भूल गए तो? चिंता क्यों करती हो? तुमने उस करारनामे पर मेरे दस्तखत लिए थे ना? और वैसे भी तुम्हारे अंबेडकर ने ही कहा था, अगर इंटरकास्ट शादियां होंगी तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि साइंस भी कहता है इंटरकास्ट शादियां होने पर बच्चे भी स्वस्थ होंगे। मेरी बात को वह ध्यान से समझ रही थी। उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए मैंने अपनी बात जारी रखी। भाग के शादी करेंगे तो तुम्हारे घर वालों के लिए फायदा ही है। दहेज देने से बच जाएंगे। हमारा शादी का खर्चा भी बचेगा और उस बचे हुए पैसों से हम चाहें तो पूरी दुनिया घूम लें। सोचो। सब बकवास। मुझे पूरी रीति और यज्ञ के साथ ब्रह्म विवाह करना है।
सात जन्म का बंधन तभी बनता है। मेरा हाथ झटकते हुए वह बोली, चलो हमेशा की तरह तुम सही, मैं मान जाता हूं, पर उन्हें कौन मनाएगा? तुम बस अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, रिजल्ट के बाद मैं सब बता दूंगी। तब उनके पास शायद कोई बहाना नहीं होगा। मेरे कंधे पर अपना सर रखते हुए वह बोली, पता नहीं क्या सोचा, क्या समझा, पर उसका दिया सपना एक बीज मानकर दिल की गिरह में संजो लिया। सोचा कि साथ मिलकर उसे संरक्षण देंगे, प्रेम से सींचेंगे और किसी दिन एक पौधा बनकर वह सीने से फूट पड़ेगा। मेरे लिए आईएएस ही अब वह हथौड़ा था जिससे जातीय बंधनों का यह पिंजरा तोड़ा जा सकता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का किस्सा पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताइए और आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।